आशा भोसले एक नाम नहीं बल्कि संगीत की दुनिया में एक युग का नाम है। आशा भोसले के गाने सुनकर आप कभी दुखी नहीं रह सकते। आशा भोसले के गाने ऐसे होते हैं जो दुखी से दुखी इंसान को भी बदल कर रख देता है, उनके मूड को बदल कर रख देता है। आशा भोसले के गाने आपको एक नई जिंदगी देने की तरह महसूस कराते हैं। आशा भोसले के गाने गंभीर होते हैं। आज आशा भोसले हमारे बीच नहीं हैं, उनका निधन हो गया है। भारतीय संगीत जगत की एक बड़ी हस्ती के रूप में उनका नाम शामिल है। प्लेबैक सिंगर के रूप में उन्होंने कई यादगार गाने गाए हैं। शरीर चला जाता है लेकिन कुछ आवाज़ें हवा में ठहरी रह जाती है, दूर तक, देर तक, कभी कभी हमेशा के लिए। नया दौर से तीसरी मंजिल, हरे राम हरे कृष्णा से उमराव जान और इजाज़त से होते हुए रंगीला तक वक्त बदला, मंजर बदले, पीढ़ियाँ बदली, पर्दे पर नायिकाएं बदली, पर आशा भोसले की आवाज़ हमेशा जवान रही। आशा भोसले कभी नहीं मर सकती है, उनके गाने हमेशा हमारे बीच रहेंगे, हमारे दिलों में उनके गाने जिंदा रहेंगे। आशा भोसले के गाने आपको पूरी तरीके से बदलने की ताकत रखते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ की शोखियों और चुलबुले गीतों के जिक्र में अक्सर उनके लंबे और कठिन संघर्ष की बात भी शामिल होती है। सच तो यह है कि अपनी विलक्षण प्रतिभा के बावजूद आशा भोसले को नंबर 2 के पायदान से ही संतोष करना पड़ा। उनकी अपनी ही महान और दिग्गज बड़ी बहन लता मंगेशकर थी। आशा भोसले लता मंगेशकर की काफ़ी इज्जत किया करती थी, काफ़ी प्यार किया करती थी और उन्हें इस बात से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई कि एक नंबर पर फिल्म इंडस्ट्री में उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर है, बल्कि कई मौक़ों पर उन्होंने खुद ही जिक्र किया था कि कई बार लता मंगेशकर उन्हें हिम्मत हौसला बढ़ाया करती थी। इस तरह की हिम्मत हौसला जो अटूट है, जो उन्हें सिर्फ और सिर्फ लता मंगेशकर से ही मिला करती थी। हिंदी प्लेबैक सिंगिंग के क्षितिज पर जब लता नाम के सूरज की चमक के आगे अपनी एक अलग लौ जलाना आशा की जिद थी। उस दौर में यह लगभग असंभव जैसा था, लेकिन अपनी जिद और बेमिसाल प्रतिभा के दम पर आशा भोसले उस साए से बाहर निकली और संगीत के क्षितिज पर अपना एक मुकम्मल आसमां बनाया। संगीत से आशा का नाता बचपन में ही जुड़ गया था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता और मराठी रंगमंच के एक सम्मानित शख्सियत थे। उनके 5 बच्चों लता, मीना, आशा, उषा और पुत्र हृदयनाथ के बीच सुरों की सरगम बचपन से ही गूंजती थी। बचपन के दिनों में लता और नन्ही आशा की जोड़ी अटूट थी। आशा साए की तरह अपनी बड़ी बहन के पीछे पीछे चलती, लेकिन जब आशा सिर्फ 9 साल की थी तब पिता का साया सिर से उठ गया। पिता के जाने से मंगेशकर परिवार गहरे आर्थिक संकट में घिर गया। गुजारे की तलाश में परिवार पुणे और कोल्हापुर से होता हुआ 1945 में बम्बई में आ बसा। यहाँ 14 साल की लता ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी और फिल्मी दुनिया के मुश्किल गलियारों में अपना संघर्ष शुरू किया। जल्द ही आशा भी उनके संघर्ष में साथ हो गई। 1948 में फिल्म आई थी चुनरिया, जिसके जरिए आशा ने पार्श्व गायन की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने गीता दत्त और शमशाद बेगम के साथ अपना पहला गीत सावन आया रे गाया। इसके ठीक 1 साल बाद 1949 में फिल्म रात की रानी से उन्हें अपना पहला सोलो गीत मिला। यही वह साल था जब बड़ी बहन लता मंगेशकर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिल्म महल के गीत आएगा आने वाला ने लता को रातों रात कामयाबी के उस शिखर पर पहुंचा दिया जहां से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आएगा आने वाला गीत जब आप सुनेंगे आपको एक अलग ही अनुभूति महसूस होगी।
1950 के दशक में लता तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी। नौशाद, सी रामचंद्र, शंकर जयकिशन और एस.डी. बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकारों की वे पहली पसंद बन गई। लता हिंदी पार्श्व गायन पर एकाधिकार जमा रही थी। वहीं जी तोड़ मेहनत के बावजूद आशा को वह मुकाम नहीं मिल पा रहा था। उस दौर में आशा को ज़्यादातर बी ग्रेड या कम बजट वाली फिल्मों में ही मौके मिलते थे। वे ए.आर. कुरैशी, सज्जाद हुसैन, सरदार मलिक जैसे संगीतकारों के साथ काम तो कर रही थी, लेकिन बड़े संगीतकार और मुख्यधारा के बड़े बैनर उनसे दूर थे। अपनी ही बहन के सामने उन्हें अपने आप को खड़ा करना था, अपने अस्तित्व को कायम करना था, गायकी की दुनिया में अपना नाम बनाना था। आशा भोसले की जीवनी लिखने वाले फिल्म इतिहासकार राजू भारतन ने उनके शुरुआती दिनों को याद करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था, शुरुआत में आशा भोसले कोई करिश्मा नहीं थी, वे बस एक स्ट्रगलर थी। मैंने उन्हें काम के लिए जूझते देखा। अगर निर्माता लता को नहीं ले पाते थे तो उनकी अगली पसंद गीता दत्त या शमशाद बेगम होती थी। उस फहरिस्त में आशा का तो कहीं नाम ही नहीं आता था, इसलिए उन्हें जो मिला उन्होंने गाया। उनके साथ एक समस्या उनकी मराठी मिश्रित हिंदी और उच्चारण की भी थी। उन्होंने लता की तरह अपनी उर्दू सुधारने पर उतना काम नहीं किया था। इसके अलावा उनकी निजी जिंदगी और शादीशुदा जीवन भी बेहद उतार चढ़ाव और मुश्किलों से भरा था। आशा भोसले की निजी जिंदगी काफ़ी कठिनाइयों, काफ़ी संघर्षों से भरा था, खासकर भावनात्मक तौर पर। जिस निजी घटना का जिक्र राजू भारतन ने किया वो उस समय हुई जब आशा सिर्फ 16 साल की थी। उन्होंने तब घर छोड़ दिया और 31 साल के गणपतराव भोसले के साथ अपनी मर्जी से शादी कर ली। परिवार की मर्जी के खिलाफ उठाए गए इस कदम ने दोनों बहनों के रिश्तों में एक शुरुआती दरार डाली थी जो बरसों तक भर नहीं सकी। लता मंगेशकर को लगता था कि यह रिश्ता उनकी छोटी बहन के लिए ठीक नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद लता और आशा भोसले के रिश्तों के बीच एक ठोस संबंध हमेशा से कायम थे। जब आशा भोसले एक बार गाना गाने के पहले घबरा रही थी तो लता मंगेशकर के पास गई थी और लता मंगेशकर ने कहा था कि तुम भोसले से पहले मंगेशकर हो। और इसके बाद क्या था, आशा भोसले की सारी झिझक, सारी घबराहट यूं चुटकी में मिट गई थी। अपने एक इंटरव्यू में आशा भोसले ने स्वीकार किया था, लता दीदी इस शादी के सख्त खिलाफ थी। एक दौर ऐसा भी था जब हमारे रिश्ते बहुत कड़वे हो गए थे और सालों तक हमारे बीच बातचीत तक बंद हो गई थी। गणपतराव भोसले के साथ शादी उनकी निजी और पेशेवर जिंदगी के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं था। 16 साल में लिया गया निर्णय कितना ही उचित होता है। आशा भोसले ने उन दिनों को याद करते हुए लिखा, वह एक रूढ़िवादी परिवार था जिसे एक सिंगिंग स्टार बहू मंजूर नहीं थी। मेरे पति बेहद बदमिजाज थे, शायद उन्हें दूसरों को दर्द देने में मजा आता था, पर बाहर किसी को इसकी कानों कान खबर नहीं होती थी। तनाव और उथल पुथल भरे इन सालों में आशा का कैरियर भी कुछ खास आगे नहीं बढ़ रहा था, जबकि लता इन सालों में कामयाबी के उस शिखर पर पहुंच चुकी थी। आशा के कैरियर को शुरुआती मजबूती बिमल रॉय की परिणीता जो 1953 में आई थी और राज कपूर की बूट पॉलिश जो कि 1954 के गीतों में 54 में आई थी उनके गीतों से मिली। लेकिन उनकी जिंदगी का बड़ा मोड़ आया जब उनकी मुलाकात हुई संगीतकार ओ.पी. नैयर के साथ। नैयर का मानना था कि वे लता के बिना भी सुपरहिट संगीत दे सकते हैं। लता भी उनके साथ काम नहीं करती थी। नैयर की शुरुआती पसंद गीता दत्त थी, लेकिन फिल्म सीआईडी के बाद उनके संगीत में आशा भोसले ने जगह बना ली। उन्होंने आशा की आवाज़ के निचले सुरों की गहराई को पहचाना और नया दौर 1957 के जरिए एक इतिहास रच दिया। उड़े जब जब जुल्फे तेरी और मांग के साथ तुम्हारा, उड़े जब जब जुल्फे तेरी और मांग के साथ तुम्हारा जैसे गीतों ने आशा को पहली बार फिल्म की मुख्य अभिनेत्री की आवाज़ बनाया और उन्हें बी.आर. चोपड़ा जैसे बड़े कैंप का हिस्सा बना दिया। आज भी जब आप इन गानों को YouTube पर सर्च करके सुनेंगे तो ये गाने आपको पुराने नहीं मालूम पड़ेंगे।
उसी साल आई 1957 में संगीतकार एस.डी. बर्मन और लता मंगेशकर के बीच हुए मनमुटाव ने आशा के लिए सफलता के नए दरवाजे खोल दिए। अगले 5 सालों तक जब एस.डी. बर्मन ने लता के साथ काम नहीं किया, तब आशा उनके कैंप की मुख्य गायिका बनकर उभरी। फिल्मी गलियारों और पत्रिकाओं में उन दिनों ये चर्चा काफ़ी गर्म थी कि इस बात को लेकर भी लता अपनी बहन काफ़ी नाराज थी। लेकिन इन 5 सालों में आशा ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया। एस.डी. बर्मन, किशोर कुमार, आशा भोसले और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की चौकड़ी ने रूमानी और चुलबुले गीतों का एक नया दौर शुरू किया। हाल कैसा है जनाब का, आंखों में क्या जी, छोड़ दो आंचल, दीवाना मस्ताना हुआ दिल जैसे यादगार नगमे आज तक लोग गुनगुनाते हैं। एस.डी. बर्मन ने आशा को केवल सूखी और चुलबुलेपन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उनकी आवाज़ की गहराई को तराशा। फिल्म काला पानी में आशा का अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ जैसा शोखी वाला रोमांटिक गीत भी था, और नजर लगी राजा तेरे बंगले पर जैसा थुमड़ी अंदाज वाला गीत भी। वहीं सुजाता और लाजवंती जैसी फिल्मों में उनसे बेहद गंभीर और संजीदा गीत गवाकर यह साबित कर दिया कि आशा हर रंग में माहिर हैं। ओ.पी. नैयर और एस.डी. बर्मन का यह दौर आशा के लिए सिर्फ काम का नहीं, बल्कि अपनी जुदा पहचान तराशने का सुनहरा समय था। लेकिन इसी चमक के पीछे एक निजी अंधेरा भी था। साल 1960 में 3 बच्चों के साथ आशा की शादी एक दुखद मोड़ पर टूटी। इस उथल पुथल के बीच संगीतकार ओ.पी. नैयर के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों ने फिल्मी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। चूंकि लता और नैयर के रास्ते जुदा थे, इसलिए आशा का नैयर के करीब जाना दोनों बहनों के बीच की कड़वाहट को और गहरा कर गया। लेकिन आशा के कैरियर का ये बेहतरीन दौर साबित हुआ। इस जोड़ी ने हिंदी संगीत को आइए मेहरबान, आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चले, कजरा मोहब्बत वाला और यह है रेशमी जुल्फों का अंधेरा जैसे कालजयी गीत दिए। आशा को लता की परछाई से निकालकर एक बोल्ड और अलग अंदाज वाली गायिका के रूप में स्थापित करने का असली श्रेय ओ.पी. नैयर को ही जाता है। आशा भोसले ने ओ.पी. नैयर के साथ अपनी साझेदारी के दौरान 60 फिल्मों में 324 गीत गाए, यानी हर फिल्म में औसतन 5 से अधिक गीत। लेकिन कामयाब गीतों की लंबी फहरिस्त के बावजूद, हिट गीतों के बावजूद संगीत की दुनिया का हर बड़ा रास्ता अब भी लता की आवाज़ से होकर ही गुजरता था। आशा ने अपनी ज़मीन तो बना ली थी, लेकिन हिंदी प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया पर लता मंगेशकर का एक छत्र राज कायम था। आशा भोसले की जीवनी में राजू भारतन ने लिखा है कि 1950 और 60 के दशक में संगीत की दुनिया पर लता का दबदबा ऐसा था कि वे एक गाने के 500 रुपये लेती थी, वहीं आशा को महज 100 से 150 रुपये में ही संतोष करना पड़ता था। लता के पास यह चुनने की आज़ादी थी कि उन्हें क्या गाना है और किसके लिए। आशा के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था। यह भेदभाव उन्हें भीतर तक चुभता था। बड़ी बहन की बेरुखी और समर्थन की कमी ने भी दूरियों को बढ़ाया था। आशा ने इसे एक चुनौती की तरह लिया और ठान लिया कि वे अपने दम पर खुद को साबित करके दिखाएंगी। और आज देखा जाए तो लता मंगेशकर एक अलग शख्सियत और आशा भोसले एक अलग शख्सियत है। बहनों के इसी आपसी टकराव और ईर्ष्या की गूंज सिनेमाई कैनवस तक भी पहुंची। माना जाता है कि निर्देशिका सई परांजपे ने अपनी फिल्म साज में संगीत की दुनिया में 2 बहनों की इसी कहानी को पर्दे पर उतारा। एस.डी. बर्मन के साथ काम करते हुए ही आशा की मुलाकात उनके बेटे आर.डी. बर्मन से हुई। उम्र में छोटे पंचम अपने पिता की विरासत के बीच अपनी खुद की जमीन तलाश रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले सालों में यह जोड़ी शुरू का एक नया इतिहास रचने वाली है। 1966 में नासिर हुसैन की फिल्म तीसरी मंजिल के साथ उनका पहला पेशेवर सहयोग शुरू हुआ। यहीं से उच्च रचनात्मक और रोमानी साझेदारी की नींव पड़ी, जिसने हिंदी फिल्मी संगीत की तासीर ही बदल दी। एक तरफ ओ मेरे सोना रे की रोमानी मिठास थी, तो दूसरी तरफ ओ हसीना जुल्फों वाली कि वो तूफानी लय, जिसमें आशा ने अपनी सांसों को जिस जादुई नियंत्रण के साथ सुरों में बांधा है, उसने सबको हैरान कर दिया।
R.D. बर्मन जब इंडस्ट्री में आए तो उनके जहन में दुनिया भर का संगीत था। वे हिंदी सिनेमा में फंक, जैज, कैबरे और रॉक एंड रोल आजमाना चाहते थे, लेकिन इन जटिल धुनों को निभाने के लिए उन्हें एक ऐसी आवाज़ चाहिए थी जो लचकदार हो और जिसमें जोखिम लेने का साहस हो, और वह आवाज़ थी आशा भोसले की। पंचम ने अपने संगीत में पाश्चात्य मिजाज को पिरोया तो आशा की आवाज़ ने उस संगीत में एक बेबाक, कशिश और आज़ाद ख्याली के नए रंग भर दिए। लेकिन पंचम की नज़र सिर्फ शोर शराबे तक सीमित नहीं थी। उन्होंने आशा की आवाज़ के उस विस्तार को भी पहचाना जिसे अब तक दुनिया ने अनसुना कर दिया था। एक और पिया तू अब तो आजा और दम मारो दम ने आशा को कैबरे क्वीन या एक आधुनिक वेस्टर्न वाइब वाली गायिका के रूप में स्थापित किया। वहीं फिल्म इजाजत में इस जोड़ी ने मेरा कुछ सामान और खाली हाथ शाम आई है जैसे गीतों से यह साबित किया कि वे कविता के दर्द को कितनी खामोशी से बयां कर सकते हैं। विशेष रूप से मेरा कुछ सामान में आशा ने बिना किसी तय लय के उस नज्म नुमा कविता को जिस रूहानियत के साथ गाया वह आज भी गायकी की एक पाठशाला माना जाता है। पंचम की इस जुगलबंदी में आशा ने खुद को हर सांचे में ढाला, चाहे वह कैबरे की शोखी हो, गजल का ठहराव हो या शास्त्रीय बंदिशों की जटिलता ही क्यों न हो। उन्होंने दिखा दिया कि आवाज़ के रंग बदलने की उनकी अद्भुत क्षमता का संगीत की दुनिया में कोई शानी नहीं है। मगर नियति ने उनके लिए एक और चुनौती चुन रखी थी, आशा की आवाज़ का वह कायाकल्प जिसने उन्हें महज एक गायिका से एक लेजेंड बना दिया। अब तक हिंदी फिल्म में गजल का मतलब सिर्फ लता मंगेशकर माना जाता था। मुजफ्फर अली की उमराव जान के लिए संगीतकार खय्याम के सामने फिल्म पाकीजा जैसी महान विरासत के आगे एक नई लकीर खींचने की चुनौती थी। खय्याम ने एक साहसी फैसला लिया और आशा भोसले को चुना, पर एक सख्त शर्त के साथ। हमें गानों में आशा नहीं चाहिए। उनका इशारा था कि आशा को अपनी चिर परिचित सोखी और चुलबुलापन छोड़कर एक ठहराव भरी शास्त्रीय गायकी को अपनाना होगा। खय्याम चाहते थे कि आशा अपनी आवाज़ को 1.5 सुर नीचे ले जाकर गाएं। इतने नीचे सुर में गाना आशा के लिए बिल्कुल नया और डरावना था। 8 दिनों के कठिन रियाज के बाद जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो एक पल ऐसा भी आया जब आशा की हिम्मत जवाब देने लगी। उन्हें लगा वे नहीं गा पाएंगी, लेकिन जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई और आशा ने खुद को सुना तो वे दंग रह गई। दिल चीज क्या है, इन आँखों की मस्ती के, और ये क्या जगह है दोस्तों जैसी कालजयी गजलों ने दुनिया को आशा की आवाज़ का वह मखमली और संजीदा पहलू दिखाया जिससे अब तक सब अनजान थे। नतीजा इतिहास में दर्ज है। उमराव जान के लिए खय्याम और आशा भोसले दोनों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। वक्त का पहिया घूमता रहा, संगीत के साज बदलते रहे, लेकिन आशा की आवाज़ की ऊर्जा कभी कम नहीं हुई। बाद के वर्षों में A.R. रहमान के साथ रंगीला, लगान और ताल जैसी फिल्मों में उन्होंने फिर साबित किया कि उनके सुरों पर उम्र का पहरा नहीं है। जहां उनके दौर के कई गायक संगीत के बदलते स्वरूप और रिमिक्स को लेकर नाराज रहते थे, वहीं आशा ने खुले दिल से नए दौर को गले लगाया। उन्होंने खुद अपने पुराने गानों के रिमिक्स एल्बम निकाली और नई पीढ़ी को उस जादुई संगीत से रूबरू कराया। आशा भोसले का सफ़र कांटों भरा रहा। अपनी ही बहन के विशाल साये से बाहर निकलने की जद्दोजहद रही, पर अंततः उनकी जिद जीत गई। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि वे हर रंग में ढल जाने वाली एक मुकम्मल कलाकार हैं और एक ऐसी आवाज़ जो कल भी जवान थी और जिसकी शोखी हर दौर की रूह को छूती रहेगी। आशा भोसले एक ऐसा आवाज़ है जो हमेशा से जमा रही है और हमेशा जमा रहेगी।